जतनपुर नाम का गांव नक्शे पर भले ही बहुत छोटा था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की मेहनत किसी बड़े शहर से कम नहीं थी। चारों तरफ मिट्टी के कच्चे घर, संकरी पगडंडियां और दूर तक फैले खेत, यही जतनपुर की पहचान थी। इस गांव की जिंदगी पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी। जब आसमान मेहरबान होता तो खेत हरे हो जाते, और जब बादल रूठ जाते तो जिंदगी थमसी जाती। इसी गांव में रहता था भैरवनाथ, एक साधारण लेकिन ईमानदार किसान। उसकी पूरी दुनिया उसके खेत थे। बचपन से उसने हल चलाना, बीज बोना और फसल उगाना ही सीखा था। उसके हाथों की लकीरों में मेहनत साफ झलकती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी। बारिश समय पर नहीं हुई थी, कभी बिल्कुल नहीं होती, तो कभी इतनी कम होती कि जमीन प्यास से फटने लगती। भैरवनाथ के खेतों में इस साल भी फसल नहीं उगी। सूखी मिट्टी पर दरारें पड़ चुकी थीं, जैसे धरती खुद अपनी तकलीफ बयां कर रही हो। घर की हालत भी खेतों जैसी ही थी। भैरवनाथ की पत्नी सुमित्रा रोज खाली मटके और अधूरी रसोई देखकर चुपचाप आंसू पी जाती थी। घर में अनाज की बोरियां अब बस यादों में रह गई थीं। चूल्हा जलता जरूर था, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं, सिर्फ बहलाने के लिए। उनका 16 साल का बेटा आरव उम्र से पहले ही हालात को समझने लगा था। वह स्कूल से लौटकर खेतों की सूखी जमीन देखता और बिना कुछ कहे पिता के पास आकर बैठ जाता। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन होंठ खामोश रहते। उस दिन सुबह सुमित्रा ने धीमी आवाज में कहा, आज घर में आखिरी मुट्ठी अनाज भी खत्म हो गया है। भैरवनाथ ने कुछ नहीं कहा। वह बाहर आंगन में बैठा रहा, आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे बादलों से नहीं बल्कि अपनी किस्मत से कुछ पूछ रहा हो। उसे एहसास हो चुका था कि अब हालात बदलने होंगे, लेकिन कैसे? यही सवाल उसके मन में गूंज रहा था। सुबह का सूरज जतनपुर के ऊपर तो निकल आया था, लेकिन भैरवनाथ के घर में रोशनी नहीं थी। आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। रसोई से बर्तनों की हल्की सी आवाज आ रही थी, लेकिन उस आवाज में रोज की तरह कोई अपनापन नहीं था। सुमित्रा चूल्हे के पास बैठी थी। सामने रखा आटा का डिब्बा खाली था। उसने उसे एक बार नहीं, 2 बार उलट पलट कर देखा, जैसे शायद नीचे कहीं कुछ बचा हो। फिर उसकी आंखें भर आईं। धीमी आवाज में उसने कहा, आज बच्चों को क्या खिलाऊंगी? भैरवनाथ बाहर बैठा यह सब सुन रहा था। उसकी छाती के भीतर कुछ टूट सा गया। वह जानता था कि उसकी पत्नी शिकायत नहीं कर रही, बस हालात बयान कर रही थी। लेकिन एक पति और एक पिता के लिए यह सुनना सबसे भारी था। वह उठा, हाथ में पकड़ी लाठी को जमीन पर टेकते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं आज कुछ न कुछ जरूर लेकर लौटूंगा। इतना कहकर वह घर से निकल पड़ा, लेकिन उसके कदम भारी थे। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो कल क्या होगा? रास्ते में उसने सूखे खेत देखे, वही खेत जिनमें कभी सोना उगता था। आज वहां सिर्फ धूल उड़ रही थी। उसे अपनी मेहनत पर नहीं, अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। वह खुद से बुदबुदाया, हम दोनों तो किसी तरह भूखे रह लेंगे, लेकिन आरव का क्या? उसकी आंखों में जो सपने हैं, उन्हें कैसे बुझने दूं? काफी देर सोचने के बाद वह एक जगह ठहर गया। उसके सामने एक ही रास्ता बचा था, उधार। वह जानता था कि गांव में इस समय किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं है। एक ही आदमी था जिसके पास पैसा था, और शर्तें भी। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली। उसका सिर झुक गया, लेकिन दिल में एक फैसला पक्का हो चुका था। अगर बेटे का पेट भर सकता है, तो मेरा स्वाभिमान आज थोड़ा झुक ही जाए। और इसी सोच के साथ उसने अपने कदम गांव के जमींदार के घर की ओर मोड़ दिए। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पक्का मकान था, जिसके ऊंचे बरामदे और मोटे दरवाजे दूर से ही उसकी हैसियत बता देते थे। यही था जमींदार धनराज का घर। भैरवनाथ जैसे लोग इस दरवाजे पर बहुत सोच समझ कर आते थे, क्योंकि यहाँ से मदद कम और बोझ ज्यादा मिलता था। भैरवनाथ ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, भीतर से भारी आवाज आई, कौन है? मैं हूँ, भैरवनाथ। उसने झुकी हुई आवाज में कहा। दरवाजा खुला। धनराज आराम कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आंखों में गहरी चालाकी। अरे रे, किसान भैया, कैसे आना हुआ? उसने ऐसे कहा जैसे बहुत दिनों का इंतजार हो। भैरवनाथ ने हिम्मत जुटाकर अपनी बात रखी। सूखा, फसल बर्बाद, घर में अनाज नहीं, उसने सब कुछ सच सच बता दिया।
बात खत्म होते ही धनराज कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। देखो भैरवनाथ, वक्त तो सच में खराब है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसके शब्द मीठे थे, लेकिन अंदर छिपा झर भैरवनाथ समझ रहा था। कितने पैसे चाहिए? धनराज ने पूछा। बस 1500 रुपए। भैरवनाथ ने धीरे से कहा। धनराज हंस पड़ा। इतने में क्या होगा, कम से कम 10,000 ले लो, आगे पता नहीं हालात कब सुधरें। भैरवनाथ उलझन में पड़ गया। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा ब्याज और ज्यादा डर। फिर धनराज बोला। ब्याज ज्यादा नहीं है, बस 8% महीना, और तुम तो अपने ही आदमी हो। भैरवनाथ का दिल बैठ गया, लेकिन उसे अपने बेटे का चेहरा याद आ गया। उसने भारी मन से सिर हिलाया। ठीक है, दे दीजिए। धनराज ने तुरंत हिसाब लिखा और पैसे बढ़ा दिए। भैरवनाथ ने रकम पकड़ी, लेकिन उसे लगा जैसे उसने पैसे नहीं, एक भारी बोझ उठा लिया हो। घर से निकलते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा। धनराज अब भी मुस्कुरा रहा था, और भैरवनाथ को पहली बार एहसास हुआ, यह उधार नहीं था, यह एक जाल था। भैरवनाथ तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। हाथ में थैला था, लेकिन मन में भारीपन। उस थैले में सिर्फ अनाज नहीं था, उसमें परिवार की आज की सांसें बंद थीं। रास्ते में वह सीधा बाजार पहुंचा। आटा, दाल, थोड़ा सा चावल और बेटे के लिए कुछ मीठा। हर सामान उठाते वक्त वह दाम नहीं, बल्कि आरव की मुस्कान सोच रहा था। घर के आंगन में कदम रखते ही सुमित्रा की नजर उसके हाथ में थैले पर पड़ी। उसकी आंखों में एक पल के लिए यकीन और हैरानी एक साथ चमक उठी। ये सब पैसे कहाँ से आए? उसने धीमे से पूछा। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली। मुझे पता है तुम नाराज हो जाओगी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। सुमित्रा कुछ पल चुप रही, फिर बोली। मैं समझ गई, हालात ही ऐसे हैं। उसकी आवाज में शिकायत नहीं, बस डर था। रसोई में चूल्हा जला। कई दिनों बाद घर में खाने की खुशबू फैली। भैरवनाथ को लगा जैसे यह खुशबू सिर्फ रोटी की नहीं, बल्कि उम्मीद की है। दोपहर को आरव स्कूल से लौटा। जैसे ही उसने थाली देखी, उसकी आंखें चमक उठीं। आज तो बहुत दिनों बाद ऐसा खाना है। वह हंस पड़ा। खाने पर तीनों साथ बैठे। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस कुछ पल की शांति। आरव ने खाते खाते कहा। पापा, आज मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। उसने कहा है कि उसके पापा मुझसे मिलना चाहते हैं। भैरवनाथ ने सिर पर हाथ रखा। जाओ बेटा, संभल कर जाना। आरव के जाने के बाद सुमित्रा बोली। आज खुशी तो है, लेकिन ये कब तक चलेगी? भैरवनाथ ने आसमान की ओर देखा। वह जानता था, यह खुशी एक दिन की थी, लेकिन उसी एक दिन ने आने वाले कल की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। आरव जब अपने दोस्त विकास के घर पहुंचा, तो उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। यह घर जतनपुर के बाकी घरों से अलग था, साफ सुथरा, सजा संवरा और शांति से भरा हुआ। दरवाजे पर खड़ा विकास उसे देखते ही मुस्कुरा उठा। अगर पापा कब से इंतजार कर रहे हैं। विकास ने खुशी से कहा। आरव थोड़ा संकोच में था। तुम्हारे पापा मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? उसने धीमे से पूछा। विकास हंस पड़ा। अंदर चल, खुद ही समझ जाएगा। घर के भीतर महेंद्र जी और उनकी पत्नी बैठे थे। महेंद्र जी की आंखों में सख्ती नहीं, अपनापन था। उन्होंने आरव को पास बिठाया और हालचाल पूछा। बातों बातों में आरव के पिता, खेत और घर की हालत की चर्चा भी आ गई। आरव ने कुछ छिपाया नहीं। उसने बिना रोए, बिना शिकायत के सब कुछ कह दिया। महेंद्र जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले। बेटा, हालात इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उस दिन आरव देर तक वहां रुका। पहली बार उसे किसी बड़े ने ध्यान से सुना था, बिना तरस खाए। जाने से पहले महेंद्र जी ने कहा। कल से स्कूल के बाद यहाँ आया करना। पढ़ाई भी होगी और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आरव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दिल में उम्मीद जाग उठी। अगले दिन महेंद्र जी खुद भैरवनाथ के घर आए। सुमित्रा घबरा गई, भैरवनाथ हड़बड़ा गया। महेंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा। डरिए मत, मैं सिर्फ आपके बेटे की पढ़ाई की बात करने आया हूँ। इसकी फीस मैं संभाल लूंगा।
भैरवनाथ की आंखें भर आईं। उसके लिए यह मदद नहीं, वरदान था। उसी दिन आरव को एहसास हुआ, जिंदगी में कोई दरवाजा बंद होता है तो कहीं न कहीं एक नया रास्ता जरूर खुलता है, और यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन स्कूल से लौटते ही आरव सीधे विकास के घर पहुंच गया। आज उसके हाथ में किताबों के साथ एक अलग ही उत्साह था। उसे पता नहीं था कि आज क्या सीखने वाला है, लेकिन दिल कह रहा था, कुछ नया जरूर होने वाला है। महेंद्र जी ऊपर वाले कमरे में उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, आरव की आंखें खुली रह गईं। कमरे में एक बड़ा कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और दीवार पर चलती हुई रंग बिरंगी लाइनें थीं। स्क्रीन पर कुछ ऊपर जा रहा था, कुछ नीचे गिर रहा था। ये सब क्या है अंकल? आरव ने हैरानी से पूछा। महेंद्र जी मुस्कुराए। इसे शेयर बाजार कहते हैं। आरव ने यह शब्द पहली बार सुना था। उसके लिए यह सब किसी दूसरी दुनिया जैसा था। महेंद्र जी बोले, बेटा, दुनिया में पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझ से भी कमाया जाता है। उन्होंने बहुत आसान शब्दों में समझाया। कंपनियां कैसे पैसा जुटाती है, लोग कैसे निवेश करते हैं, और कैसे सही फैसले से पैसा बढ़ता है। आरव ध्यान से सुनता रहा। उसके लिए यह सब बिल्कुल नया था, लेकिन मुश्किल नहीं लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सोच के बंद दरवाजे खोल दिए हो। महेंद्र जी ने अंत में कहा, अगर इस रास्ते पर चलना है तो 3 बातें हमेशा याद रखना: अनुशासन, धैर्य और समय की कीमत। अनुशासन, धैर्य और समय की कीमत। उस रात आरव को नींद नहीं आई। वह बार बार सोचता रहा, अगर दिमाग से भी पैसा कमाया जा सकता है तो मैं अपने परिवार की हालत बदल सकता हूँ। खिड़की से बाहर चांद दिख रहा था। आरव ने मन ही मन कहा, मैं इस रास्ते को पूरी ईमानदारी से सीखूंगा। और उसी पल एक किसान के बेटे ने ज्ञान की दुनिया में पहला कदम रख दिया। अगले कई दिनों तक आरव और विकास रोज स्कूल के बाद महेंद्र जी के साथ बैठने लगे। कभी चार्ट समझते, कभी पुराने आंकड़े देखते, तो कभी बस सवाल पूछते। महेंद्र जी हर बात बहुत धैर्य से समझाते, बिना जल्दी, बिना दिखावे। शुरुआत में उन्होंने असली पैसे से कुछ नहीं कराया, पहले कागज पर ही खरीद बिक्री करवाई। इसे वे अभ्यास कहते थे। आरव को लगने लगा था कि वह सब समझने लगा है। जब भी उसका अनुमान सही निकलता, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता। लेकिन आत्मविश्वास के साथ एक चीज धीरे धीरे अंदर घुसने लगी, लालच। एक दिन आरव ने एक सस्ता शेयर देखा। दाम बहुत कम था, लेकिन ऊपर जाने की उम्मीद ज्यादा लग रही थी। उसने बिना ज्यादा सोचे निवेश कर दिया। शुरुआत में शेयर थोड़ा बढ़ा। आरव खुश हो गया। देखा, मैंने सही पकड़ा। वह खुद से बोला। लेकिन अगले ही दिन कीमत गिरने लगी, और फिर और गिरती चली गई। आरव का दिल बैठ गया। जो पैसा उसने बचा बचाकर लगाया था, वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसे समझ आ गया, उसने नियम तोड़े थे। न तो पूरी जानकारी ली, न जोखिम का हिसाब लगाया। उस रात आरव चुपचाप बैठा रहा। न आंखों में आंसू थे, न शब्द। अगले दिन उसने महेंद्र जी से सब सच सच बता दिया। महेंद्र जी ने डांटा नहीं, बस इतना कहा, गलती हर इंसान करता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उससे सीखता है, कोई नहीं। आरव ने उसी दिन तय कर लिया, अब वह कभी लालच को फैसले नहीं लेने देगा, क्योंकि उसने समझ लिया था, सफलता की सबसे बड़ी कीमत संयम होती है। जतनपुर में सुबह की हवा अब पहले जैसी हल्की नहीं लगती थी। भैरवनाथ के घर में भी सन्नाटा बढ़ने लगा था। उधार का पैसा खत्म होने की कगार पर था, और खेत अब भी सूखे पड़े थे। सुमित्रा रोज अनाज के डिब्बे को खोलकर देखती, जैसे हर बार उसमें कुछ नया उगाएगा। लेकिन हर दिन वही खालीपन उसका इंतजार करता। भैरवनाथ की नींद उड़ चुकी थी। रात को चारपाई पर करवटें बदलते हुए वह सिर्फ एक ही बात सोचता। एक शाम साहूकार खुद घर आ पहुंचा। उसकी आवाज में मिठास कम और दबाव ज्यादा था। समय हो गया है भैरवनाथ, या तो पैसा दो या खेत गिरवी रखो। उसने ठंडे स्वर में कहा। भैरवनाथ की सांसें भारी हो गईं। वह कुछ बोल नहीं पाया। यह सब आरव ने दरवाजे के पीछे से सुन लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सीख सिर्फ ज्ञान नहीं, जिम्मेदारी भी है। उस रात आरव ने तय किया, अब सीखने का समय खत्म, कुछ करने का वक्त आ गया है। अगले दिन वह महेंद्र जी के सामने और भी गंभीर था। उसने सारी सच्चाई बता दी, कर्ज, साहूकार, खेत। महेंद्र जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर तुम तैयार हो तो अब असली परीक्षा शुरू होगी। आरव ने बिना हिचक कहा, मैं तैयार हूँ। और उसी पल उस पर कर्ज का साया और उम्मीद की रोशनी एक साथ आ पड़ी। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। आज उसके भीतर एक अलग ही बेचैनी थी। यह सिर्फ सीखने का दिन नहीं था, आज उसके फैसले का असर उसके पूरे परिवार पर पड़ने वाला था। महेंद्र जी के घर पहुंचते ही आरव की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। आज कागजी अभ्यास नहीं, आज असली पैसा दांव पर लगना था। महेंद्र जी ने गंभीर आवाज में कहा, आरव, याद रखो, यह जुआ नहीं है, यह धैर्य और समझ की परीक्षा है। आरव ने सिर हिलाया। उसकी हथेलियां हल्की हल्की कांप रही थीं, लेकिन दिमाग शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उन्होंने एक मजबूत कंपनी चुनी, कोई चमकदार सपना नहीं, बस धीरे धीरे बढ़ने वाला भरोसेमंद नाम। जल्दी मत करना, महेंद्र जी ने कहा। बाजार शोर करता है, समझ चुप रहती है। आरव ने सांस गहरी ली और पहली बार खुद के फैसले से खरीद का बटन दबाया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, स्क्रीन स्थिर रही। आरव का दिल तेज धड़क रहा था। फिर हल्की सी हलचल हुई, संख्या ऊपर गई, फिर थोड़ी नीचे। आरव को अपने पिछले नुकसान याद आ गए। मन डर से भरने लगा। बेच दूं? उसने धीमे से पूछा। महेंद्र जी ने बस इतना कहा, अगर वजह बदली नहीं है तो फैसला क्यों बदलेगा? आरव चुप हो गया। उसने लालच नहीं, डर को भी काबू में रखा। शाम तक न कोई बड़ी जीत हुई, न कोई हार, लेकिन जब दिन खत्म हुआ तो खाते में छोटा सा फायदा जरूर था। आरव की आंखें चमक उठीं। यह रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन भरोसा बहुत बड़ा था। घर लौटते समय उसने आसमान की ओर देखा। आज भी खेत सूखे थे, लेकिन उसके भीतर उम्मीद की पहली फसल उग चुकी थी। और आरव जानता था, यह तो बस शुरुआत है। आरव की छोटी सी कमाई ने उसके भीतर नई ऊर्जा भर दी थी, लेकिन घर की हालत अब भी वैसी ही थी। कर्ज का बोझ कम नहीं हुआ था, और साहूकार की आखिरी चेतावनी कानों में गूंज रही थी। भैरवनाथ अब भी चुप रहने लगा था। वह बेटे की आंखों में उम्मीद देखता, लेकिन पिता का दिल डर से भरा था। एक रात उसने आरव से पूछा, बेटा, ये जो तुम सीख रहे हो, वाकई काम आएगा ना? आरव कुछ पल चुप रहा। यह सवाल कठिन था। यह सिर्फ भरोसे का नहीं, पूरे भविष्य का सवाल था। बाबा, आरव ने धीरे से कहा, मैं जुआ नहीं खेल रहा, मैं सीख के साथ चल रहा हूँ, बस थोड़ा वक्त चाहिए। भैरवनाथ ने सिर झुका लिया। वह कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार संदेह से ज्यादा आशा दिखी। उधर गांव में बातें शुरू हो चुकी थीं। लोग हंसते, ताने मारते। एक दिन साहूकार फिर आया। इस बार उसकी आवाज और कड़ी थी। अगले हफ्ते इंतजाम करो, नहीं तो खेत मेरे नाम। यह सुनते ही सुमित्रा रो पड़ी। आरव का सीना कस गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसी रात वह महेंद्र जी के पास गया। उसने कोई मदद नहीं मांगी, बस सलाह मांगी। महेंद्र जी ने कहा, जब दबाव सबसे ज्यादा होता है, तभी सही फैसले की पहचान होती है। उन्होंने आरव को सिखाया कैसे डर में भी नियम नहीं तोड़ते, कैसे धैर्य रखा जाता है। अगले दिन आरव ने फिर निवेश किया, इस बार पहले से ज्यादा समझदारी के साथ। यह सिर्फ पैसे की बाजी नहीं थी, यह भरोसे की कसौटी थी। अपने पिता की, अपने गुरु की, और खुद की। और आरव जानता था, अगर वह डगमगाया तो सब कुछ टूट जाएगा। अगले कुछ दिन जतनपुर में अजीब से थे। न बारिश हुई, न कोई नई आफत आई, लेकिन यह शांति,
आरव को सुकून नहीं दे रही थी। हर सुबह भैरवनाथ खेतों की ओर देखता और हर शाम खाली हाथ लौट आता। मिट्टी अब भी सूखी थी, जैसे आसमान ने गांव को भूल ही लिया हो। आरव का पूरा ध्यान अब बाजार पर था। वह हर निवेश से पहले 3 बार सोचता, 4 बार आंकड़े देखता। महेंद्र जी की सीख उसके दिमाग में गूंजती रहती। शांति में ही सबसे बड़े तूफान की तैयारी होती है। कुछ दिन छोटे फायदे आए, कुछ दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ी जीत थी। गांव में ताने अब भी थे, लेकिन आरव उन्हें सुनकर भी अनसुना कर देता। एक शाम सुमित्रा ने चूल्हे पर आखिरी मुट्ठी अनाज रखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने मुस्कान बनाए रखी। कल कुछ इंतजाम हो जाएगा, आरव ने कहा, हालांकि वह खुद भी अंदर से कांप रहा था। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, ना बादल ना हवा, लेकिन आरव को लगा यह खामोशी किसी संकेत जैसी है। वह देर तक खिड़की के पास बैठा रहा। शेयर बाजार के चार्ट, खेतों की तस्वीर और पिता का चेहरा सब उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। सुबह होने में कुछ ही घंटे बचे थे। कल साहूकार आने वाला था। आरव ने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, अगर कल तूफान आया तो मैं भागूंगा नहीं। और उसी क्षण तूफान से पहले की शांति और भी भारी हो गई। सुबह जतनपुर में अजीब सन्नाटा था। न पक्षियों की चहचहाहट, न बच्चों की शोरगुल। आज जैसे पूरा गांव किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। भैरवनाथ सुबह सुबह खेत की मेड़ पर खड़ा था। उधर सूखी मिट्टी उड़ रही थी, पर उम्मीद नहीं। घर के भीतर सुमित्रा देवी की तस्वीर के सामने दिया जला रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन बेचैन। आरव आज स्कूल नहीं गया। उसकी नजर बार बार घड़ी और मोबाइल पर जा रही थी। आज बाजार में सब कुछ तय होने वाला था। महेंद्र जी सुबह से ही आरव के साथ बैठे थे। उन्होंने आज ज्यादा बात नहीं की, बस जरूरी बातें, बस जरूरी सलाह। आज जो भी हो, उन्होंने कहा, नियम मत तोड़ना। बाजार खुला। पहले कुछ मिनट कुछ खास नहीं हुआ। फिर अचानक एक खबर आई। कंपनी का बड़ा ऑर्डर मिला था। स्क्रीन पर हर नंबर ऊपर जाने लगा। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा। महेंद्र जी शांत थे। लक्ष्य पूरा हो जाए तभी फैसला लेना। संख्याएं बढ़ती रहीं। आरव का दिल कह रहा था और रुको, लेकिन दिमाग ने नियम याद दिलाए। एक पल की चुप्पी के बाद आरव ने बेचने का बटन दबाया। कुछ सेकंड के लिए सब रुक गया। फिर स्क्रीन पर फायदे की रकम चमकी। यह छोटी नहीं थी, यह कर्ज चुकाने के लिए काफी थी। आरव की आंखें भर आईं। महेंद्र जी ने बस कंधे पर हाथ रखा। उसी समय घर पर साहूकार पहुंच चुका था। आरव दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसने पैसे पिता के हाथ में रख दिए। भैरवनाथ कांपते हाथों से रकम देखता रहा। फिर पहली बार भैरवनाथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आसमान में दूर कहीं बादल गरजे, शायद बारिश आने वाली थी। और जतनपुर में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। साहूकार के जाते ही भैरवनाथ देर तक आंगन में खड़ा रहा। कर्ज उतर चुका था, लेकिन मन अभी भी घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। आरव चुपचाप घर की देहरी पर बैठ गया। आज पहली बार उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया था। उसी शाम आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल धीरे धीरे जतनपुर के ऊपर इकट्ठा होने लगे। हवा में ठंडक घुल गई। सूखी पत्तियां जमीन पर नाचने लगीं। सुमित्रा ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बस इंतजार था। फिर पहली बूंद गिरी। मिट्टी ने उसे ऐसे सोख लिया जैसे बरसों से प्यासा हो। एक बूंद, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। भैरवनाथ खेतों की ओर दौड़ा। पानी मिट्टी में समा रहा था।
मेड़े भीग रही थीं, धरती सांस ले रही थी। गांव के लोग घर से बाहर निकल आए, किसी की आंखों में खुशी, किसी की आंखों में राहत। आरव भी बारिश में भीगता खड़ा था। उसे लगा जैसे आज उसकी जिंदगी भी धुल रही हो। महेंद्र जी का फोन आया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, देखा बेटा, सही समय पर लिया गया। सही फैसला हमेशा रंग लाता है। उस रात घर में पहली बार पेट भर खाना बना। बारिश की आवाज छत पर पड़ती रही और आरव सोचता रहा, आज सिर्फ खेत नहीं, पूरा भविष्य सींचा गया है। जतनपुर में अब सिर्फ बरसात नहीं, बदलाव भी आ चुका था। बारिश की रात के बाद जतनपुर की सुबह कुछ अलग थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और आसमान हल्का हल्का साफ। भैरवनाथ बहुत दिनों बाद बिना चिंता के सोकर उठा। उसने आंगन में कदम रखा और गहरी सांस ली। खेतों में पानी ठहरा हुआ था। सूखी दरारें अब मिट चुकी थीं। जमीन तैयार थी नई फसल के लिए। सुमित्रा ने आज थोड़ा ज्यादा चूल्हा जलाया। घर में रोटी की खुशबू फैल गई। आरव स्कूल जाने को तैयार हो रहा था। आज उसके चेहरे पर डर नहीं, विश्वास था। रास्ते में गांव के वही लोग मिले जो कभी ताने मारते थे। आज उनके शब्द बदले हुए थे। लड़का समझदार है। कोई बोला, समय ने साथ दे दिया। दूसरा बोला, आरव मुस्कुरा दिया। अब उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं थी। शाम को भैरवनाथ और आरव खेत की मेड़ पर बैठे। पानी के ऊपर सूरज की रोशनी झिलमिला रही थी। भैरवनाथ ने धीरे से कहा, बेटा, आज जो तूने किया वह सिर्फ कर्ज चुकाना नहीं था, तूने मेरा भरोसा लौटा दिया। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने पिता के हाथ पर हाथ रख दिया। दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। गांव फिर से जी उठ रहा था। उस रात आरव ने अपनी कॉपी में लिखा, सफलता कोई चमत्कार नहीं, यह सही फैसलों की लंबी श्रृंखला होती है। जतनपुर में एक नई सुबह पूरी तरह उग चुकी थी। जतनपुर की नई सुबह सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रही। आरव और विकास की मेहनत अब पूरे गांव में महसूस होने लगी थी। आरव और विकास ने मिलकर गांव में सोलर पैनल लगवाए, बोरिंग करके पानी की मशीनें चलाई। अब किसानों को पानी की कमी से जूझना नहीं पड़ता। लोग देखते रह गए, ये बच्चे ये कैसे कर पाए। किसानों की आंखों में आश्चर्य और खुशी की चमक थी। आरव और विकास ने समझाया, पैसा सिर्फ खेती से नहीं, दिमाग और मेहनत से भी कमाया जा सकता है। अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि वे नई राह दिखा सकें। छोटे बच्चे भी उत्साहित हो गए। स्कूल में अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, व्यवसाय और निवेश की बातें भी होने लगीं। भैरवनाथ और सुमित्रा गर्व से देखते रहे। कर्ज और तंगी की याद अब सिर्फ कहानी बनकर रह गई थी। गांव में अब सूरज की किरणें पहले से ज्यादा उज्ज्वल थीं। लोगों के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी, न डर न चिंता। आरव और विकास दिन रात मेहनत करते, बच्चों को पढ़ाते और किसानों की मदद करते। जतनपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक उदाहरण बन चुका था। यह साबित करता था कि सही सोच, मेहनत और सीख किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। और इस तरह आरव और विकास की कहानी गांव में फैल गई। हर कोई जान गया, बदलाव सिर्फ मेहनत और समझ से आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।